ये कच्चे तेल की कीमत कहां जा रही है, जरा आप उसको देखिए कि क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, क्रूड ऑयल, उसकी कीमत कहां आज की डेट में भाग गई है। और इसको पहले देखिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ये कीमत बढ़ेगी कि नहीं। ये यूएस ईरान युद्ध का बता रहा हूं, उसमें क्या चल रहा है। उससे पहले, यानी युद्ध से पहले 27 फेब को, तब क्रूड ऑयल की कीमत क्या थी? $67 प्रति बैरल। यह जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 27 तारीख को। 2 मार्च को, यानी युद्ध शुरू हुआ और अगले 3 से 4 दिन के अंदर यह कीमत बढ़कर हो गई $82 प्रति बैरल। यानी 3 दिन के अंदर जो है यह कीमत $15 प्रति बैरल बढ़ गई। यह कोई मामूली जंप नहीं है। उसके बाद आप देखिए 9 मार्च, हफ्ते भर के अंदर अभी क्या स्थिति हो गई है। आज की डेट में क्रूड ऑयल की कीमत $119.50, यानी ऑलमोस्ट $120 के करीब हो गई है प्रति बैरल। तो आप जंप देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन के युद्ध में $67 से बढ़कर सीधा 120 के आसपास पहुंच गया मामला। यानी लगभग $53, $53 कीमत बढ़ गई है प्रति बैरल 10 दिन के अंदर। और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध चला तो यह क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल पर भी जा सकता है, उससे भी ज्यादा जा सकता है। आज कच्चे तेल के दाम करीब 120 के करीब है। इससे हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के ताकतवर ग्रुप G7 ने इसे लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। कहा गया है कि तेल के दाम को काबू में करने के लिए जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह रिजर्व इस्तेमाल किया गया तो यह 2022 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब यह खबर आई कि G7 देश ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। तब जाकर क्रूड ऑयल के दाम $120 से गिरकर करीब $104 प्रति बैरल पर आ गए। लेकिन यह तो टेम्पररी सोल्यूशन है बॉस। अगर रफ्तार इसी तरह की रही, युद्ध भड़कता रहा, तो भाई हालात बेकाबू हो जाएंगे। और यही वजह है कि इसके लिए अमेरिका को कोसा जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वो तो युद्ध और महंगाई दोनों खत्म करने के वादों के साथ सत्ता में आए थे। लेकिन अब ट्रंप की युद्ध वाली सनक ने दुनिया का संकट बढ़ा दिया। शायद इसी सनक के चक्कर में ट्रंप हर चीज को खारिज कर रहे हैं। जो लोग ट्रंप को तेल की बढ़ी कीमतों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, ट्रंप उनको मूर्ख बता दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि तेल के तो जो दाम बढ़े हैं वो कुछ ही दिनों के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के बदले ये बहुत छोटी कीमत है। और तुमको कहा किसने भाई कि ईरान का न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दो? और वो तो पिछले अटैक में आपने कहा था कि खत्म कर दियो। 8 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस जो ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट के खत्म होने के बाद तेजी से गिर जाएंगे, अमेरिका और पूरी दुनिया की सेफ्टी और पीस के लिए बहुत छोटी कीमत है। सिर्फ मूर्ख ही अलग सोच सकते हैं। यानी भाई का हिसाब यह है कि मैं जो कर रहा हूं सनक में मैं करता रहूंगा, तुम मूर्ख हो। कौन मूर्ख है ना बॉस, दिख रहा है दुनिया को। और किसकी मूर्खता की वजह से पूरी दुनिया फंस गई है इसमें, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। अमेरिका में ट्रंप के लोग ये नैरेटिव बनाने में लगे हैं कि ये तो शॉर्ट टर्म पेन है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। इस तरह का शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन के मामले में चलता है। लेकिन ट्रंप और उनके लोग ईरान वॉर को जस्टिफाई करने के लिए जो नैरेटिव बना रहे हैं वो कैसे टिकेगा? अगर तेल के दाम में आग लगी रही तो दुनिया भर में हाहाकार मचेगा। ट्रंप से सवाल हो रहे हैं तो वो झल्ला रहे हैं। ईरान को भी मौका मिल गया। उसके विदेश मंत्री ने कह दिया कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप ने ईरान से जो युद्ध करके किया है उसका नाम रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन ईरान ने कह दिया कि यह ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नहीं है, यह ऑपरेशन एपिक मिस्टेक है। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक के 9 दिन बाद तेल की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं। सभी कमोडिटी आसमान छू रही है। वो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो सही कर रहे हैं। और अमेरिका कह रहा है कि भाई हम जो है ईरान का परमाणु हथियार फोड़ना चाहते हैं, परमाणु संयंत्र फोड़ना चाहते हैं। वहां समुद्र में है क्या? जो उसके शिप गिरा रहे हो, फोड़ रहे हो, वो शिप में रखा हुआ है परमाणु बम। वहां जो रिहायशी इलाके में ये घर फोड़ रहे हो, स्कूल में बम गिरा रहे हो, पानी के जो जगह है वहां पर फोड़ रहे हो, वहां पर रखा हुआ है क्या परमाणु बम? दुनिया मूर्ख है नहीं डोनाल्ड ट्रंप। आप समझते हो कि दुनिया मूर्ख है और इसलिए ऐसी बातें करते हो।
ईरान लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। अगर लड़ाई लंबी चल गई तो फिर क्या होगा उसका ट्रेलर दुनिया ने देख लिया है। फिर भी ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि ऑयल के दाम बढ़ भी गए तो क्या ही हो गया। लेकिन उनकी खुद की सरकार कितने प्रेशर में है वो आप इस बात से समझिए कि जो अमेरिका कह रहा था कि उसने भारत को 1 महीने तक रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, वही अमेरिका आज भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत रूस का तेल खरीदे। अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कहा है कि यूएस ने भारत से समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल को खरीदने और उसे भारतीय रिफाइनरीज में भेजने की अपील की है, ताकि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच तेल सप्लाई की कमी और कीमतों में उछाल के डर को कम किया जा सके। यानी अमेरिका अब यह खुद चाहता है कि रूस का जो तेल समंदर में है, जो तेल चीन की रिफाइनरी में जाना है, उसे भारत ले ले, क्योंकि चीन के यहां जाने में, अनलोड होने में 6 हफ्ते का वक्त लगेगा। तो अमेरिका कह रहा है कि इससे अच्छा है रूस के उस तेल को भारत की रिफाइनरी में ले जाया जाए। युद्ध तुम लड़ो, दुनिया पे महंगाई का बम तुम फोड़ो, तेल की कीमतें तुम्हारी वजह से बढ़े, और उसके बाद तुम बताओ कि एक काम करो, ये वाला तेल तुम ले लो, वो वाला तुम ले लो, ये वाला तुम ले लो। शादी ब्याह का टेंट लग रहा है कि है छुट्टन तुम उधर लगा लेना टेंट, है तुम कुर्सी लगाओ, है तुम कालीन बिछाओ, है तुम देखो गद्दा लगा कि नहीं। तमाशा चल रहा है। तेल की कीमतों में आग लगी है और खुद अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है इससे, पूरी दुनिया टेंशन में, क्योंकि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अगर तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी तो पूरी दुनिया पर असर पड़ना है। भारत में अभी तक सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आज सूत्रों के हवाले से खबर आई कि देश में किसी भी पंप पर पेट्रोल और डीजल की कमी की कोई समस्या नहीं, काफी स्टॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से कच्चे तेल की सोर्सिंग तेज कर दी गई है। भारत के पास एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल का काफी स्टॉक मौजूद है, क्योंकि भारत एटीएफ का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, इसलिए भारत की किसी भी एयरलाइंस को घबराने की जरूरत नहीं। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा गया कि जब तक कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल को पार नहीं कर जाते, तब तक दाम बढ़ने की आशंका नहीं। यानी भारत में तेल की कीमतों का संकट तब खड़ा होगा जब यह कीमत 130 पर पहुंचेगी। लेकिन सवाल है कि 10 दिन में ही 67 से 120 हो गया, तो 120 से 130 जाने में कितना टाइम लगेगा। यह भी कहा गया कि भारत तेल गैस के स्टॉक के मामले में दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में, यहां तक कई देशों ने स्टॉक के लिए भारत से संपर्क किया है। लेकिन अगर युद्ध भीषण होता गया, तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, तो फिर दुनिया के लिए बड़ी चुनौती होगी और भारत अछूता नहीं रहेगा। भारत में तेल की कीमत और महंगाई के लिए 130 का बैरियर है, तो यह बैरियर कभी भी टूट सकता है, यह भी आशंका है। लेकिन पाठशाला में अब अगले चैप्टर में देखिए कि ईरान का तेल जला रहा, पानी सुखा रहा ट्रंप का ऐसा एक्शन जिस पर दुनिया भर में लोग सदमे में क्यों आ गए। क्या इजराइल अमेरिका ने ईरान पर हड्डी गला देने वाले हथियार से हमला कर दिया है? ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर कहां-कहां जवाबी हमले में धुआं कर दिया, और ईरान और अमेरिका युद्ध की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें और रिपोर्ट क्या कह रही हैं, अब इसका चैप्टर। ईरान अमेरिका युद्ध का आज 10वां दिन है बॉस। जिस युद्ध को ट्रंप सोच रहे थे कि अभी तभी कभी खत्म कर दूंगा, वो लगातार बढ़ रहा है और ईरान इजराइल में धमाके पे धमाके कर रहा है, अमेरिका के बेसिस फोड़ रहा है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद ट्रंप ने वो एक्शन लिया है जिस पर दुनिया भर के लोग सदमे में, क्योंकि अब यह युद्ध जिस लेवल पर चला गया है, जिसमें ईरान के मिसाइल और ड्रोन अकेले टारगेट नहीं रह गए, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए उसकी लाइफलाइन माने जाने वाले तेल डिपो पर मिसाइल गिरानी शुरू हो गई है। हमले भी ऐसे कि तेल डिपो ही नहीं, ईरान की सड़कें और नाले तक सुलगने लगे। इतना ही नहीं, ईरान को प्यासा मारने के लिए ईरान के पानी पर अटैक शुरू हो गया बॉस। आप सोचिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर कहीं भी कहने लग जाते हैं कि उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी। एयरफोर्स और नेवी खत्म कर दिए हो तो वहां तेल के रिसोर्स क्यों जला रहे हो? पानी को क्यों टारगेट कर रहे हो? ईरान अब भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अलग धमकी दे दी है कि उसकी लाइफलाइन और पानी पर हमला करते रहोगे तो पूरे मिडिल ईस्ट में वो तबाही मचा देगा, जिसकी झलक भी ईरान ने दुनिया को दिखा दी, ट्रेलर दिखा दिया है। यानी सैनिकों के बीच होने वाला युद्ध अब नागरिकों को मिटाने पर आ गया बॉस। अमेरिका और इजराइल पर पहले ही ईरान में लड़कियों के स्कूल में बम गिराकर 150 से ज्यादा मासूम छात्राओं को मारने का आरोप लगा हुआ है। उस पर अब इजराइल अमेरिका पर उस व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है जो इंसानों की हड्डियां गला देता है। आज पाठशाला में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों और ईरान के पलटवार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वो कौन सा बम है जो हड्डी गला देता है उसके बारे में बताऊंगा। कैसे अमेरिका जो है वो अब ईरान में तेल भी जला रहा है और पानी खत्म करके लोगों को मारना चाह रहा है, वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए।
We have breaking news. The U.S. has launched strikes on Iran's water infrastructure. A dam and pumping station are reported hit with significant damage. The attack is part of a broader campaign against Iranian facilities. देखिए, ईरान का युद्ध अब ऐसा भीषण हो गया है कि ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं और ना ईरान झुक रहा है। कोई क्लस्टर बम मार रहा है, कोई व्हाइट फास्फोरस बम मार दे रहा है, कोई तेल के डिपो उड़ा रहा है, कोई पानी के प्लांट फोड़ दे रहा है। तेहरान से आई इन तस्वीरों को आप देखिए बॉस। हवाई हमलों के बाद तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती देख रहे हैं। भयानक आग है बॉस। तेहरान में आग इतनी भयंकर है कि पूरे इलाके में रात में उजाला हो गया बॉस। एक बार फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए, आप देख रहे हैं भयानक बम फूटा है वहां पर। और उसके बाद तेल डिपो में जो आग लगी है, बाप रे बाप। ये ईरान की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, तेहरान की। एक और तस्वीर देखिए, इसे तेहरान की सड़कों से गुजरते हुए किसी शख्स ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें ऑयल डिपो से आग के साथ ही धुएं का भयंकर गुबार उठता दिख रहा है। ईरान के ऑयल डिपोज पर अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद इसी तरह आग लगी हुई नजर आ रही है और काफी ऊंचाई तक धुआं फैला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फोटो में नहीं आता था परमाणु बम फटा तो ऐसा हो गया, उस टाइप का लग रहा है। लेकिन ये तेल डिपो में आग लगी। ईरान के ऑयल डिपो में बमबारी से भड़की आग सिर्फ डिपो तक सीमित नहीं रही, ईरान की सड़कें और गलियां भी इससे सुलग रही। ऑयल डिपो से निकला तेल उस इलाके की सड़कों के किनारे बने नालों तक में पहुंच गया और उसमें भी आग लग गई है। इस तस्वीर को आप देखिए, तेल डिपो में हमले के बाद कैसे एक सड़क पर बह रहे नाले में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। दिखाइए एक बार। सड़कों के किनारे भड़की आग की तस्वीरें इसी तरह ईरान के कई शहरों में नजर आई। देख रहे हैं आप, वो नाले में तेल जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, बीच में गाड़ी चल रही है। ईरान के ऑयल डिपो में लगी आग से निकल रहा काला धुआं बड़े इलाके में फैल चुका है और इस काले धुएं ने सूरज की रोशनी तक को रोक दिया। कई इलाकों में दिन में अंधेरा छा गया। आप क्या सोच रहे हैं, रात का फोटो दिखा रहे हैं? ये दिन है बॉस। इतना काला धुआं हो गया कि लग रहा रात है। ये कर रहा है इजराइल और अमेरिका। अमेरिका इजराइल की इस तरह की बमबारी के बीच ईरानी मीडिया के रिपोर्टर ऑयल डिपो में भड़की आग की तस्वीरें दुनिया को दिखा रहे हैं। ईरान के तेल डिपो पर हमलों को लेकर इजराइल ने खुद दावा किया है कि उसने ईरान के 30 ऑयल डिपो पर बड़े हमले किए, जिनमें ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास बने 3 बड़े ऑयल डिपो शामिल हैं। तेहरान के आसपास बने ये ऑयल डिपो सेना के लिए पेट्रोल डीजल सप्लाई करने के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। ईरान के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से अमेरिका इजराइल अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गए। अब ईरान के एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर रहा है। ईरान के तेल डिपो पर अटैक हुए तो उसने भी तगड़ा पलटवार किया। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला किया, जिसमें इजराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। ईरान ने इस हमले में ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान होने का दावा किया है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें हाइफा ऑयल रिफाइनरी में धमाके होते हुए और वहां से आग की लपटें उठती हुई दिखाई गई। यानी इजराइल इधर तेल के डिपो फोड़ रहा है, ईरान का हम नहीं मार सकते क्या? हम अलग मार देंगे। भाई तेल का खेल चल रहा है। ईरान ने बहरीन की बापको तेल रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक करने का दावा किया है। इसे मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े और अहम तेल रिफाइनरी के तौर पर माना जाता है। इस रिफाइनरी में हर दिन 4 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है और इस रिफाइनरी में सिर्फ बहरीन ही नहीं, सऊदी अरब, कुवैत और यूएई जैसे देशों का तेल रिफाइनिंग का काम होता है। ईरान पर अमेरिका के हमले के साथ शुरू हुआ युद्ध इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले चुका है। एक दूसरे के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर बमबारी से शुरू हुई ये लड़ाई अब पहले मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले तेल पर पहुंची है। अब ये उससे भी आगे बढ़कर पानी तक जा रही है। पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उसके डीसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र के नमकीन पानी को, खारे पानी को पीने लायक पानी बनाने वाला जो प्लांट होता है, उस पर हमला किया। ईरान कह रहा है कि तुम मेरा पानी मार रहे हो, मेरे लोग मर जाएंगे, क्या कर रहे हो? और उसने इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिसमें ईरान के नए डीसैलिनेशन प्लांट से धुआं उठता हुआ नजर आता है। इसके बाद बहरीन ने आरोप लगाया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर यूएई और कतर ने भी वाटर प्लांट पर हमले के आरोप लगाए।
ऐसे में पानी पर पहुंच चुके युद्ध के लेवल ने सिर्फ ईरानी नहीं, खाड़ी देशों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में 400 से ज्यादा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल घरों में पीने की पानी की सप्लाई के साथ ही इंडस्ट्रीज को चालू रखने और हरियाली को बनाए रखने के लिए किया जाता है। खाड़ी देश किस तरह पीने के पानी के लिए इन प्लांट पर निर्भर है, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है, उसका 60% हिस्सा खाड़ी देशों में। अलग अलग देशों की बात करें तो कुवैत का 90% पानी इन्हीं प्लांट से आता है। ओमान का करीब 86% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, मतलब समुद्र का खारा पानी मीठा बना के ये लोग यूज करते हैं। सऊदी अरब में 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट में तैयार होता है। यूएई का 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में अगर ये वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले तेज हो गए तो करोड़ों लोग जो है ना वो मर जाएंगे पानी की कमी से। बॉस, हाहाकार मच जाएगा। अरे तेल नहीं मिला तो गाड़ी घर में बैठेगी, यही ना होगा। दूसरे चीजों पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पानी एक दिन नहीं मिलेगा तो आदमी मर जाएगा बॉस। और आप सोचिए क्या भयानक चीज चल रही है। उधर अमेरिका इनका पानी सुखा देना चाहता है, ईरान कह रहा तुम मेरा सुखा रहे हो, मैं इधर मार के तुमको बताता हूं मैं नहीं सुखा सकता क्या। वो ईरान को जो तकलीफ दी जा रही है वो इधर ट्रांसफर करता है ताकि लोगों को पता चले कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वही मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, तो कैसा महसूस हो रहा है। और अमेरिका जो कर रहा है, इजराइल जो कर रहा है कि आप पानी के प्लांट पर हमले कर रहे हो, जो आरोप लग रहा है, भाई ये तो टेररिज्म जैसा हो गया बॉस कि आप आम आदमी को मार दे रहे हो। चाह क्या रहे हो आप? भाई कोई आतंकी भी होता है वो भी तो यही बात कहता है ना कि उसका कोई मकसद है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है फिर? ये टेररिज्म नहीं है क्या? क्योंकि तुम देश हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो, तो तुम जो चाहे कर सकते हो। जानकार कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट को हमले में गंभीर नुकसान पहुंचा तो राजधानी रियाद को 1 हफ्ते के अंदर खाली करना पड़ सकता है बॉस। इस सब के बीच इजराइल ने अब ऐसा हथियार निकाला है जिससे भयंकर तबाही मच सकती है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि 3 मार्च को इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है। इस दावे की पुष्टि के लिए संस्था ने एक तस्वीर जारी की जिसमें हमले वाले इलाके में सफेद रंग का धुआं आसमान में उठता दिख रहा है। हालांकि फास्फोरस बम के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह व्हाइट फास्फोरस बम एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल पर कई तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। जैसे घनी आबादी के बीच इस तरह के बम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में गिना जाता है। व्हाइट फास्फोरस बम को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि जब इसका सफेद फास्फोरस जलता है तो इसके केमिकल रिएक्शन से बहुत गर्मी पैदा हो जाती है और यह गर्मी करीब 800 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। इस गर्मी से इलाके के इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब जलकर राख हो जाते हैं बॉस। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर तैयार होता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है और इतना भयंकर होती है यह आग कि इसे पानी से बुझाना मुश्किल हो जाता है। जब तक इलाके में ऑक्सीजन या बम में मौजूद व्हाइट फास्फोरस खत्म नहीं हो जाता तब तक तबाही मचाता रहता है। सफेद फास्फोरस इंसान के शरीर या जमीन या किसी चीज पर चिपकने के बाद बेहद खतरनाक रूप से जलता है। यह इंसान की बॉडी के टिश्यू के अंदर चला जा सकता है, हड्डियों को गला सकता है। इसके संपर्क में आने वाली व्यक्ति की जान का बचना नामुमकिन माना जाता है। इजराइल ने साल 2009 में यह माना था कि उसने गाजा पट्टी पर हमले के दौरान इस बम का इस्तेमाल किया था। अब आरोप लग रहा है कि ऐसा ही बम फिर इस्तेमाल किया है इजराइल ने।